बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब सेहत और सलामती और अल्लाह पाक की रहमतों के हिसार में हैं। क्लास आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में द वेरी फर्स्ट प्रोसेस से डाइंग सन की कुछ डिस्कशन की गई थी और आज हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, वाइंड अप करेंगे। द डाइंग सन टाइटल है हमारे फर्स्ट वन प्रोज ऐसे का। जेम्स होपवुड जीन्स का कंपोज किया गया ये लेसन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिलेट किया गया है जिनको आज की मॉडर्न साइंस जो है वो रिजेक्ट भी कर चुकी है। सो हाफ हमने इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो रहा था डिटेल्स के साथ, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाउ आर प्लानिटरी सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। आज के दिन में हम इससे हटकर बात करेंगे। जब ये फॉर्मेशन हो गई सोलर सिस्टम की और जो उसके प्लैनेट्स थे उनमें से एक प्लैनेट अर्थ जो है उसका टेम्परेचर मॉडरेट हुआ, तो वहां पर लाइफ अपीयर कैसे हुई, वहां से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपके साथ इस वक्त स्क्रीन भी शेयर है, आप आइडियाज को देख भी सकते हैं और मेरी वॉइस जो है उसके अकॉर्डिंगली अपने आइडियाज को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. जैसे ही प्लानिटरी सिस्टम अपीयर हुआ तो उनमें जो डिफरेंट पीसीस ग्रेट और स्मॉल थे, कुछ डिस्टेंट थे सन से, कुछ नियर रेस्ट पोजीशन पे थे। उनमें से एक प्लेनेट अर्थ ऐसा था जिस जहां पर लाइफ जो है वो प्रोड्यूस हुई। गेव बर्थ टू का मतलब है प्रोड्यूस करना, प्रोक्रिएट करना। वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जेम्स होपवुड जीन्स के आइडियाज एज्यूम किए गए। एजम्पशंस है, इमेजिनेशन है, वो क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वजह से वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू खुद भी ये बात रिवील करता हुआ नजर आता है कि वी डू नॉट नो हाउ व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। आई मीन रिगार्डिंग अपीयरेंस ऑफ लाइफ, ही हैज नॉट एनी आइडिया अबाउट टाइम। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उसके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइफ की बिगनिंग कैसे हुई है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स। और सिंपल यहाँ पर जैसे कि आपको बताइए साइंटिफिकली यूनिसेलुलर लिविंग बींग्स हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, और जिस वजह से बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब हम सिंपल वे में ले सकते हैं कि यूनिसेलुलर जो लिविंग बींग्स है वहां से लाइफ स्टार्ट हुई, whose living power comprised chiefly in their being able to reproduce themselves before time. ये जो यूनिसेलुलर सिंपल लिविंग बींग्स थे, ये जस्ट वन फंक्शन परफॉर्म कर सकते थे, और वो क्या था कि अपनी डेथ से पहले, अपने एंड से पहले वो अपने जैसी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर देते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगनिंग्स, मगर ये जो हम्बल वेरी मॉडेस्ट सिंपल यूनिसेलुलर लिविंग क्रीचर का स्टार्ट हुआ, इससे क्या हुआ कि स्ट्रीम ऑफ लाइफ, स्ट्रीम चेन फ्लो ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती गई ग्रेजुअली, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स। तो इसकी फाइनल शेप क्या बनी? ह्यूमन बीइंग्स की, whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and religions in which lie their highest hopes and noblest desires. तो आज का जो इंसान है मेरे या आपके जैसा, हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, हमारे एम्बिशंस है, हमारे पास हाई गोल हमने लाइफ में सेट किए होते हैं, उसको अचीव करने के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं। सेंस ऑफ ब्यूटी है, एस्थेटिक सेंस है, इंसान ना सिर्फ ब्यूटी को एडमायर कर सकता है बल्कि क्रिएट जनरेट भी कर सकता है। एंड रिलीजन, ऑब्वियसली इंसान जो है ये चूंकि सोशल होते हैं बाय नेचर, तो रिलीजियस आइडियाज को, मॉरल वैल्यूज को एडॉप्ट करते हैं ताकि एक अच्छी जो रिलेशनशिप पर बेस करती हुई कम्युनिटी डिजाइन की जा सके। तो ये जो फीलिंग्स है, एम्बिशंस है, एस्थेटिक सेंस है, रिलीजियस आइडियाज है, इन सारी चीजों पर लाई डिपेंड करती है देयर हाईएस्ट होप्स एंड नॉबलेस्ट डिजायर्स। तो आज के इंसान की जो नोबिलिटी है, जो प्रोग्रेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उसकी फ्यूचर के हवाले से हाईएस्ट होप्स है, वो सारी की सारी उसकी फीलिंग्स, एम्बिशंस पर बेस करती है। तो ये एक ओवरऑल व्यू पॉइंट है
जेम्स जीन्स का कि लाइफ जो है वो अपीयर कैसे हुई। अगर मैं समराइज कर दूं इस सारे पॉइंट को, तो लाइफ की अपीयरेंस के बारे में कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है राइटर के पास। उसके ख्याल में सिंपल ऑर्गेनिज्म से ये स्टार्ट हुई है, और सिंपल ऑर्गेनिज्म सवाए अपने डेथ से पहले अपने जैसी और लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करने के कोई और काम नहीं कर सकते थे। फिर ग्रेजुअली जो है ये स्टेप बाय स्टेप ये जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे ये कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर में डेवलप होते गए, कन्वर्ट होते गए, और फिर लास्ट पर ह्यूमन बीइंग्स की फॉर्म में लाइफ अर्थ पर अपीयर हुई। और जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी लाइफ जो है वो मॉरल भी है, सोशल भी है, उनके एम्स भी है, उनकी नॉबलेस्ट डिजायर्स भी है। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन होगा पेपर में इसको वाइंड अप करेंगे उन तमाम पॉइंट्स के साथ जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। टेक्स्ट चलते हैं जी। लाइफ के अपीयर होने के बाद जब ह्यूमन बीइंग्स इस कायनात में आ गए हैं, अर्थ पर अपीयर हुए हैं, तो उनकी फीलिंग्स कैसी। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, हमें कोई सर्टेनिटी कोई श्योरेंस नहीं है हमारे पास राइटर के ख्याल में कि लाइफ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी या किसी और तरीके से। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। वो कहता है कि जो मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दी है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म फिर वो कॉम्प्लेक्स होते गए, कहता मुझे लगता है इट सीम्स कि ह्यूमन जो रेस है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो लाइफ पर इस तरह से अपीयर हुए थे। और जब उनकी अपीयरेंस हो गई, स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड। अब ये जो लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड है जिसको मैंने थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया है आपकी टेक्स्ट के अंदर, इसकी रीजन क्या है कि ये एक एडजेक्टिव है जो कि अर्थ के लिए इस्तेमाल किया गया। इसको क्यों लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड कहा गया है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ अर्थ इन कंपैरिजन टू अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई। जितने भी और हेवनली बॉडीज या मैटर्स हैं स्काई पर या यूनिवर्स में, उन सब के साइज के लिहाज से जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारा प्लेनेट है, ये बहुत छोटा है। इस वजह से राइटर ने इसको लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड कहा। तो जब इंसान यहाँ पे अपीयर हुआ, वी ट्राई टू डिस्कवर द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स विच सराउंड्स आवर होम इन स्पेस एंड टाइम। तो इंसान की सबसे पहली फीलिंग्स क्या थी कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, और जिस जगह पर, जिस प्लेनेट पर, अर्थ पे वो खड़ा है, इसके सराउंडिंग में ये जो इतनी स्पेस है, जो इतने डिस्टेंसेस हैं एक प्लेनेट से दूसरे तक, एक स्टार से दूसरे तक, ये क्यों है? और फिर सिर्फ इतना तो नहीं, राइटर कहता है कि टाइम का भी बड़ा फर्क है। जो टाइम हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन का था ना, कितना था भला पीछे, आपको याद है मैंने जो लेक्चर में आपको बताया था, सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ये क्या है? एज्यूम किया गया आइडिया है जेम्स हॉपवुड जीन्स का। वो कहता है 2000 मिलियन ईयर्स अगो ना, कोई राउंड अबाउट जो सोलर सिस्टम बना है, कहता है हमारे सोलर सिस्टम का टाइम तो कम है, लेकिन अगर ये पूरी यूनिवर्स को देखा जाए जिसके अंदर काउंटलेस स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, वो तो पता नहीं कब से बने हुए हैं। कहता उसका टाइम तो मैं गेस भी नहीं कर सकती। तो ये जो इतना डिफरेंस है ना कि यूनिवर्स बहुत ओल्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि हमारा सोलर सिस्टम और हमारा प्लेनेट अर्थ चूंकि बहुत लेट बना, इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो कम है। और जिस चीज का टाइम ड्यूरेशन कम होता है वो यकीनन वीक होती है। तो इस वजह से फीलिंग्स कैसी डेवलप हो? आर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर। तो सबसे पहली डेवलप होने वाली फीलिंग्स क्या है? फियर की फीलिंग्स। और यही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हो सकता है? व्हाई द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। तो चलिए इसके पॉइंट्स को टेक्स्ट से फाइंड आउट करते हैं कि इसके क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके साथ हम इस क्वेश्चन को अपने बोर्ड के पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 1 पे स्टार्ट कर लेते हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मतलब हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो फियर है वो क्या है? इमेंस डिस्टेंसेस। और ये आपने पॉइंट इस लेसन के सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि एक स्टार के दूसरे स्टार के इन बिटवीन इमेंस, इनॉर्मस, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस। याद है आपको? पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो मिनिमम डिस्टेंस एक स्टार का दूसरे से होता है ना, वो 1 मिलियन माइल्स का होता है, और मैक्सिमम तो पता ही नहीं कितना है। तो ये जो इमेंस डिस्टेंसेस हैं विच वी डोंट अंडरस्टैंड, हमारी समझ में नहीं आता कि एक स्टार दूसरे से इतने डिस्टेंस पे क्यों है। नंबर 2, frightening because of stretches of time so great that we cannot imagine them, making the whole of human history so very small in comparison. सेकेंड पॉइंट क्या है? स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। स्ट्रेचेस मतलब एक्सपेंसेस, वास्टनेस।
फिर बड़ा डिफरेंस आ गया है किस चीज में भला, कि टाइम जो यूनिवर्स के की फॉर्मेशन का या बनने का टाइम था ना, वो बहुत वास्ट है। ठीक है, स्ट्रेच कर गया, एक्सपेंस है, एक्सपेंड है। लेकिन जो हमारी सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन है या उसके ऊपर जब लाइफ अपीयर हुई है, उसका टाइम बहुत कम है। अब जो चीज अभी अपनी बिगनिंग पे है वो यकीनन वीक होगी, और साइज में अगर कम है तो उसकी पावर भी कम होगी। तो इस लिहाज से जो स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, ये भी फियर क्रिएट करता है। सेकंड पॉइंट आपको समझ आया। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज, थर्ड पॉइंट, कोशिश किया करें साथ साथ, अगर आपके पास अपनी बुक है तो उसके ऊपर 1 2 3 जैसे मैं नंबरिंग करवा रही हूँ, इस तरह अपने पॉइंट्स जो है वो अपने शॉर्ट आंसर्स के रेडी किया करें। क्योंकि आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे शॉर्ट आंसर्स के अंदर मैक्सिमम पॉइंट्स भी होने चाहिए, लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए, और सिस्टमेटिक फ्लो होना चाहिए जो कि टेक्स्ट का है। इस वजह से जब टेक्स्ट पढ़ाई जाए तो अपने शॉर्ट आंसर्स की प्रिपरेशन के लिए साथ साथ मटेरियल कलेक्ट किया करें। तो नंबर थर्ड की तरफ मैं जा रही हूँ। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लॉन्लीनेस। एक्सट्रीम लॉन्लीनेस की पॉइंट है आपका। हम हमारी जो लाइफ है ना इस प्लेनेट अर्थ पर, वी आर अलोन। लॉन्लीनेस के लिए वर्ड पहले पढ़ा था, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, वही सिनोनिम दोबारा है। तो जो चीज आपकी पीछे मैं पढ़ा देती हूँ एक दफा तो फिर मैं सेकंड टाइम नहीं लेती, लेकिन आपको जहन में आ जाना चाहिए कि इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। एक्सट्रीम लॉन्लीनेस है हमारी, हमारे इर्द गिर्द करीब कोई और ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां पर कोई लाइफ हो, तो कभी अगर हम रिस्की कंडीशन में आए, अगर हमें हेल्प लेनी पड़े तो हम किसी से हेल्प ले सकें, ऐसा नहीं। तो ये जो हमारी हेल्पलेस कंडीशन है ना, लॉन्लीनेस या आइसोलेशन है, ये भी फियर क्रिएट करती है। नंबर फोर, एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस। और फिर स्पेस में जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, उन सब के कंपैरिजन में जो हमारा होम है ना, आर होम, होम किसको कहा है, अर्थ को कहा है। अर्थ का साइज क्या है, लिटलनेस, स्मॉलनेस, बहुत स्मॉल साइज है हमारी अर्थ का। मैंने आपको पहले शायद शुरू पिक्चर्स में बताया था कि पूरी यूनिवर्स में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनके कंपैरिजन में एक अर्थ के ऊपर एक डॉट लगा देना, छोटा सा एक ड्रॉप, डॉट लगा दिया जाए, इतना साइज है हमारी अर्थ का बाकी चीजों से कंपेयर करने में। तो ये जो हमारी अर्थ का साइज छोटा है, इसका मतलब है ये कि इसकी पावर भी कम होगी। तो इस ये चीज भी फियर क्रिएट करती है। फोर्थ पॉइंट्स आपको समझ आए। फोर्थ पॉइंट में लिटिलनेस को राइटर ने थोड़ी क्वालिटी के साथ, एग्जांपल के साथ आगे भी बताया। कहता है कितना वाला छोटा है, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया की जो सी सैंड है, सैंड को अगर हम लें उसका एक पार्टिकल लें, वैसे तो वो पार्टिकल इतना छोटा होता है, लेकिन अगर ये कभी पॉसिबिलिटी हो कि आप उसका मिलियंथ पार्ट करें तो शायद हमारी निकट आई से नजर भी ना आए। इतना छोटा साइज है हमारी अर्थ का बाकी जितने मैटर्स या स्टार्स हैं आसमान या स्काई पर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ वन होना चाहिए ना। बट अबव ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन अर्थ। एक और चीज भी है कि हमारे जैसे जो इंसान है ना, जो इमोशंस, फीलिंग्स या बॉडी स्ट्रक्चर रखते हैं, इस जैसी जो लाइफ का कोई साइन, कोई क्लू हमें इस पूरी यूनिवर्स के काउंटलेस सोलर सिस्टम्स में नजर नहीं आता। मतलब हमने पहले पढ़ा था कि सोलर सिस्टम्स कोई एक नहीं है, बहुत सारे, और उनके अंदर प्लैनेट्स, सन्स, फिर गैलेक्सीज, क्लस्टर्स काउंटलेस है, कोई बंदा इनको काउंट नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी कायनात होने के बावजूद भी हमारी जैसी लाइफ जो है वो कायनात के किसी और हिस्से में नजर ही नहीं आती। और ये क्यों नजर नहीं आती, इसका जो लॉजिकल पॉइंट राइटर के व्यूज के अकॉर्डिंग है वो तो मैंने इस पैराग्राफ के लास्ट में पढ़ाना है। अभी फिलहाल हमने ये करना है कि ये जो हमारी लॉन्लीनेस है ना, कि हम किसी और अपने जैसी मखलूक से कांटेक्ट में नहीं है, ये चीज भी फियर क्रिएट करती है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग, के 5 पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक की टेक्स्ट में वाइंड अप हो गया है। आगे देखते हैं कि क्यों है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि वजह क्या है, इतनी बड़ी कायनात है तो वजह क्या है भाई, जिंदगी किसी और जगह पे क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा व्यू पॉइंट लेते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे इस अर्थ की सराउंडिंग में क्या है जहाँ पे लाइफ नहीं है। Indeed, in fact, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. जो स्पेस का टेम्परेचर है ना, ये बहुत बहुत डाउन है।
इतना फ्रीजिंग पॉइंट पे है कि हमारी जो इमेजिनरी आइडेंटिटी है ना एब्सोल्यूट जीरो, उससे भी 4 डिग्री अबव, राइट। तो इतना जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका मतलब है स्पेस में लाइफ तो नहीं हो सकती। लाइफ जो है वो तो एक ऐसी जगह पे हो सकती है ना जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट हो, स्पेस पे नहीं हो सकती। वजह क्या है? क्योंकि स्पेस क्या है, सो कोल्ड के लाइफ उसमें फ्रीज हो जाएगी। फिर ये जो हमारी यूनिवर्स है, इसमें स्पेस के अलावा और क्या है? मोस्ट ऑफ द मैटर। मैटर मतलब स्टार्स, जितने भी और हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स हैं इन स्पेस, सो हॉट, वो बहुत हीटेड ऑब्जेक्ट्स है, बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर है। एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, तो लाइफ तो ऐसी जगह पर भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि लाइफ बर्न हो जाएगी। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. हमारे planetary system में हमारे सन ने ये जो अर्थ का प्लेनेट बनाकर लाइफ वहां पर अपीयर हुई है, ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसा कोई क्लू इस पूरी यूनिवर्स में कहीं और नजर नहीं आता। कैलकुलेशन शोज, कैलकुलेशन एस्टिमेशन, ठीक है, रेकनिंग भी कह सकते हैं, shows that there can be only very few such systems in space. स्पेस में सोलर सिस्टम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के जैसा यूनिक सिस्टम शायद ही कोई और हो। और ऐसा क्यों है, उसकी रीजन भी हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ लेनी है। Yet so far as we can see, so far as एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, अप टू अ सर्टेन पॉइंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। द लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। हमारे जैसी लाइफ किसी और प्लेनेट पर इसलिए नहीं है कि इसको अर्थ जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। अब अर्थ में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? इट मीन लाइफ नीड्स सुटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट वर्ड है अपीयरेंस, इमर्जेंस, एडवेंट। लाइफ को अपीयर होने के लिए, स्टे करने के लिए, सरवाइव करने के लिए सूटेबल प्रॉपर फिजिकल कंडीशंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में आ सकता है, छोटे होते आपने पढ़ा जी एयर होनी चाहिए, वाटर, ठीक है, सॉयल, तो ये सारी चीजें वो इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इन सारी चीजों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज द टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर। और अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड आपको ऐड करवा दूं ना, मॉडरेट टेम्परेचर, तो इस सेंस और क्लियर हो जाएगी कि इन सब में जो मॉडरेट टेम्परेचर है ना किसी एरिया का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉडरेट टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर होता क्या है? एट विच सब्सटेंसेस, आई मीन मैटर्स, कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसमें कोई लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेज में है। अब आप देखिए, अब पीछे हमने पढ़ा कि स्पेस का टेम्परेचर कोल्ड है, इतना कूल है कि हर चीज फ्रीज हो जाएगी। अगर लिक्विड वहां पे रखेंगे तो वो तो फ्रीज हो जाएगी। और स्टार्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। वो तो बर्निंग फायर है, उसके अंदर अगर आप लिक्विड को रखेंगे तो वो या तो बॉयल हो जाएगा या वेपोरेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट में ना तो स्टार पे हो सकता है, ना स्पेस पे हो सकता है। सिर्फ जो हमारा प्लेनेट अर्थ है ना, वहां पर लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट में है। इस वजह से हमें पता चला कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर है, जहां पर लाइफ अपीयर हो सकती थी, जबकि जो बाकी हेवनली बॉडीज है उन पर ऐसा नहीं है। अभी तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या प्रिपेयर किया कि व्हाट आर द सुटेबल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर शॉर्ट से होगा, और ये होगा टेम्परेचर ऑफ स्पेस। वैसे थोड़ा सा आइडिया तो हमने ले लिया है, चलें इसको जरा और थोड़ा डिटेल में चेक कर लेते हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। अगर हम सब्सटेंसेस को देखें, मैटर्स को देखें, हेवनली बॉडीज को देखें, तो उनमें ज्यादातर क्या है? कलेक्शन ऑफ फायर्स। फायर्स क्या है? स्टार्स, क्योंकि स्टार्स मैंने अभी बताया क्या होते हैं, बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर है, ठीक है। फायर की जो बॉल है ना, वो हम आइडिया ले सकते हैं, तो वैसे फायर्स का वर्ड यहाँ पे स्टार्स के लिए। तो कहता है ये जो हमारे स्काई पर नजर आती है ना, जो स्टार्स है, ये क्या है? फायर है, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड थ्रू स्पेस। स्पेस में हमें इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। स्टार्स का क्या काम है? प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो। स्पेस में ये जो स्टार्स हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। वार्मथ का मतलब क्या है? हीट। ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किस जगह पर? स्पेस में। स्पेस का टेम्परेचर क्या है? द वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो। अब जरा गौर करें, मैंने टेक्स्ट में इन वर्ड्स को हाईलाइट कर दी, क्योंकि ये आपका की पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ स्पेस का, कि स्पेस का टेम्परेचर कितना है? सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो।
और ये कितना बनता है भला? ये आपकी टेक्स्ट में अभी यहाँ पे एक और वर्ड मिस है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है जी इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है कि एब्सोल्यूट जीरो को अगर 4 डिग्री अबव किया जाएगा तो ये माइनस में आएगा। आपको पता है ये जो फ्रीज किया जाने वाला हमारा टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ, वो माइनस में होता है। तो एक्चुअल में ये क्या आइडेंटिटी -484 डिग्रीज ऑन फ़ारेनहाइट स्केल है। इतना टेम्परेचर है स्पेस का। कहाँ पे? मिल्की वे में। मिल्की वे क्या है उसको हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे। मिल्की वे नेम है गैलेक्सी का, कॉन्स्टलेशन, और ये वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जो मिल्की वे चूंकि गैलेक्सी है और गैलेक्सी में चूंकि स्टार्स ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जरा थोड़े फासले पर होते हैं। तो इस वजह से इनके दरमियान जो स्पेस आती है वो तो कोई ज्यादा कूल नहीं होती, उसमें टेम्परेचर ये -484 होता है। लेकिन अगर हम गैलेक्सी से बाहर निकले तो वहां पे स्टार्स क्या है, लॉनलीनेस में ट्रेवल करते हैं। चूंकि वहां पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एक स्टार का दूसरे से, तो फिर क्या होता है, इट इज कोल्डर स्टिल। स्पेस इतनी कोल्डर है कि वो जो -484 है उससे भी कहीं ज्यादा डाउन टेम्परेचर। अवे फ्रॉम द फायर्स, फायर्स मतलब स्टार, स्टार से अगर हम थोड़े डिस्टेंस पे जाते हैं, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट। वहां पे -484 नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट यानी फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो कि अनइमेजिनेबल है, इनकंसीवेबल है। उसको तो ना कोई गेस कर सकता है ना उसको कैलकुलेट या मेजर कर सकता है। क्लोज अप टू देम, देम मतलब फायर्स, स्टार्स, अगर हम स्टार्स के थोड़ा क्लोज जाएंगे, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री हाई। वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट और लिक्विड्स बॉयल। स्टार के करीब जाने पे लिक्विड मेल्ट हो जाएगा, बॉइलिंग स्टेज पे आएगा, स्पेस में भेजेंगे तो फ्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से ना स्पेस पर लाइफ है और ना ही स्टार्स पर है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैराग्राफ, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपने नैरो बेल्ट का जिक्र पढ़ना है। नैरो बेल्ट के लिए एक और फ्रेज इस्तेमाल की जाती है जी, टेम्परेचर बेल्ट। इसी के लिए एक और फ्रेज बोर्ड के पेपर में अपीयर हुई, लाइफ जोन। तो क्वेश्चन आपका लाइफ जोन पे आए, नैरो बेल्ट पे आए, टेम्परेचर बेल्ट पे आए, इसका मतलब है लिखना आपने वही मटेरियल है जो अभी हम डिस्कस करने लगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। Life can exist only in a narrow belt surround each of these fires at a certain distance, where the temperature is neither too hot nor too cold. जरा ये पिक्चर इमेज मैंने आपसे शेयर किया है, इस पे जरा नजर डालें मेरे साथ साथ। ये स्टार है, स्टार क्या प्रोवाइड करता है, हीट। अपनी एक खास लेवल तक हर तरफ ये हीट दे रहा है, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, स्पेस। स्पेस क्या प्रोवाइड करती है, कोल्डनेस। तो एक खास डिस्टेंस, ये जहां पे आपको नजर आ रही है, ये जो एक सर्कल सा बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी हैबिटेबल जोन है। इसी को आप लाइफ जोन कह सकते हैं, इसी को आप नैरो बेल्ट। ये एक नैरो स्ट्रिप बन रही है। कैसी स्ट्रिप है ये, जहां से स्टार की तरफ से हीट आ रही है और स्पेस की तरफ से कोल्ड टेम्परेचर है। अब ये जो हीट है और कोल्डनेस है मिलकर टेम्परेचर कैसा बना रही है, मॉडरेट टेम्परेचर। कौन सा वाला, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, इसको नैरो बेल्ट कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, अराउंड ईच स्टार होती है, मगर एक खास डिस्टेंस पर जाकर, जहाँ पे इसकी हीट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी और स्पेस की कोल्डनेस के इफेक्ट में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मॉडरेट होता है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, अगर मैं इस बेल्ट से बाहर निकलूंगी ना, खुली स्पेस में आ जाऊंगी, लाइफ वुड बी फ्रोजन, तो लाइफ फ्रीज हो जाएगी। इनसाइड इट, अगर मैं इस लाइफ जोन वाली नैरो बेल्ट के अंदर जाऊंगी तो इसका मतलब मैं स्टार के करीब आ रही हूँ। तो जब मैं करीब जाऊंगी तो क्या होगा, इट वुड बी बर्न अप, लाइफ बर्न हो जाएगी। इस वजह से लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कायनात के अंदर, ये जो नैरो बेल्ट्स बनती हैं मॉडरेट टेम्परेचर वाली, सिर्फ वहां पे पॉसिबल है, बाकी स्पेस में लाइफ पॉसिबल नहीं है। अ रफ कैलकुलेशन शोस, अगर हम एक रफ सा कैलकुलेशन यानी एस्टिमेशन लगाएं, that all such temperature belts within which life is possible all add together make up less than 1,000 million millionth part of the whole space। अगर हम तमाम स्टार्स की गिर्द ये जो पट्टी है इसको निकाल निकाल के असेंबल गैदर कलेक्ट करें तो ये पूरी स्पेस का माइनर पार्ट बनेगी। कितना भला,
थाउजेंड मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ होल स्पेस। ये जितने भी मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए होते हैं, इसका मतलब है ये आपके क्वेश्चन के आंसर में की पॉइंट्स है जो आपको लाजमी लिखने। एंड इवन इनसाइड देम, अच्छा ये एक तो माइनर पार्ट बनेगा अगर तमाम जगहों पर भी लाइफ हो, लेकिन क्या है, इवन इनसाइड देम, ये जो तमाम नैरो बेल्ट्स हैं इनमें हर जगह पर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर। रेयर है लाइफ, अनयूजुअल है, हर जगह पे लाइफ नहीं मिलती। वजह क्या है? फॉर बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, आई मीन रेयर, सेल्डम, फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, थ्रो ऑफ मतलब कास्ट ऑफ प्लैनेट्स एज आर सन हैज डन। ये सिर्फ हमारे सन की स्पेशलिटी थी कि उसके जब वो पीसेस टूट कर गिरे थे तो उनमें से एक पीस लकीली बाय चांस इस नैरो बेल्ट में गिर गया था। नैरो बेल्ट की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। कुछ पीसेस आप देख रहे हैं, ये हमारे पर सन का ही दिखाया गया है जो प्लानिटरी सिस्टम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स अंदर है नैरो बेल्ट के, ये क्या है, हीटेड, यहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती। कुछ प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बाहर है। बाहर का मतलब है ये एक्सट्रीम कोल्ड है, इन पर भी लाइफ नहीं। एक प्लेनेट आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये है अर्थ, ठीक है। तो चूंकि ये ऑलरेडी लकीली बाय चांस इस नैरो बेल्ट में गिर, देखिए जब कोई चीज टूट के बिखरती तो हमें पता नहीं होता उसका पीस कौन सा करीब गिरना है कौन सा दूर गिरना है। ये बाय चांस हुआ कि हमारे सन का एक पीस इस नैरो बेल्ट में गिर गया। जब ये नैरो बेल्ट में गिर गया तो इसका टेम्परेचर हो गया मॉडरेट और इस पर लाइफ अपीयर हुई। लेकिन ऐसा चांस किसी और सोलर सिस्टम में नहीं है। क्यों नहीं है, आगे लाइन को एंड कर लेते हैं। प्रोबेबली perhaps only one star in 100,000 has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. अदर सोलर सिस्टम्स में माइनर माइनर चांस है कि किसी का प्लेनेट बाय चांस उसकी जो मॉडरेट टेम्परेचर वाली नैरो बेल्ट है वहां पे गिरे। तो इस वजह से ये सिर्फ हमारे सन और हमारे सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ की स्पेशलिटी है कि इस पर लाइफ है और बाकी यूनिवर्स में नहीं है। तो क्लास यहाँ तक हमारा वाइंड अप हो गया है, ये तमाम लेसन। उम्मीद करती हूँ कि आपने हर चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उनको फर्दर भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक के लिए हमने बस इतना ही आज करना था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।